नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मतदान की, यूपी में छिड़े राजनीतिक घमासान की, जानेंगे क्यों गंदी हो रही है भाजपा नेताओं की जुबान, राहुल को लेकर योगी के दावे पर क्या कहा प्रियंका गांधी ने, बात करेंगे हिजाब पर क्लासरूम से कोर्ट रूम तक चल रही लड़ाई की, त्रिपुरा में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की, और बुलेटिन के आखिर में बात गुजरात में हुए बड़े घोटाले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएसपी ने यूपी के लिए जारी की 47 उम्मीदवारों की नई सूची। मऊ से भीम राजभर को दिया टिकट। मऊ से शुभा सपा के टिकट पर मुख्तार अंसारी लड़ रहे हैं चुनाव। कोरोना पॉजिटिव बीजेपी विधायक दिखे पीएम मोदी के साथ। कन्नौज में बीते दिनों हुई पीएम मोदी की सभा में पीएम ने बीजेपी एमएलए कैलाश राजपूत का थामा था हाथ। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव हैं राजपूत। रिपोर्ट में उनके होम आइसोलेशन में होने का जिक्र। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अनशन पर नहीं बैठेंगे अन्ना हजारे। सरकार के आश्वासन के बाद बदला फैसला। पहले 14 फरवरी को ठाकरे सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ करने वाले थे भूख हड़ताल। आईपीएल 2022 की नीलामी हुई खत्म। बेंगलुरु में था मेगा ऑक्शन का आयोजन। नीलामी के दूसरे दिन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन। पंजाब किंग्स ने 11.5 करोड़ की बोली के साथ टीम में किया शामिल। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कल 14 फरवरी को उत्तराखंड, गोवा की सभी सीटों पर और यूपी में 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होगी। यूपी में पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान हो चुका है। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। भारी मात्रा में सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात कर दिया गया है। अब नजरें मतदाताओं पर हैं। उत्तराखंड की सभी 70, गोवा की 40 विधानसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की 55 सीटों के लिए कल मतदान होना है। मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल पर पहुंच गई हैं। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। उत्तराखंड में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या उत्तराखंड में सरकार बदलने का इतिहास कायम रहेगा या फिर बीजेपी नया इतिहास लिखेगी। राज्य की 70 सीटों पर 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी बीजेपी, मुख्य विपक्षी कांग्रेस, आप ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और तीनों ही दल अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव मैदान में है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीनगर में मुकाबला मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीच है। हरिद्वार ग्रामीण से धामी सरकार में मंत्री यतीश्वर आनंद और पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा टक्कर दे रही है। अनुपमा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड के मंत्री सुबोध अनियान नरेंद्र नगर से, गणेश जोशी मसूरी से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से मैदान में है। चौवट्टाखल से मंत्री सतपाल महाराज, काला ढूंगी से बंसीधर भगत, रुड़की से प्रदीप बत्रा और दीदीहाट से विशन सिंह चुफल शामिल हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय टिहरी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार माने जा रहे हरीश रावत लालकुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 70 में से 57 सीटें जीती थी, लेकिन राज्य का इतिहास बीजेपी को डरा रहा है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। दूसरी ओर गोवा की सभी 40 सीटों पर भी कल ही वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी ने सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। टीएमसी और एमजेपी के बीच गठबंधन है, तो शिवसेना और एनसीपी के बीच गठजोड़ हुआ है। गोवा के 40 विधानसभा सीट के लिए 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की राजधानी पणजी की सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। यहां से पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उत्पल ने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। 14 फरवरी को यूपी में भी वोटिंग होनी है। राज्य में 55 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। यूपी में इससे पहले 10 फरवरी को 58 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में रामपुर से मोहम्मद आजम खान सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला सुआर से सपा की टिकट पर मैदान में है। शाहजहांपुर से योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, नकुड़ से धर्म सिंह सैनी सपा की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। धर्म सिंह सैनी चुनावों के ऐलान होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा योगी सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख बिलासपुर से, बदायूं से महेश चंद्र गुप्ता और चंदौसी से गुलाब देवी भी चुनाव लड़ रही हैं। बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया आरोन इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। उन्हें पहले कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आरोन
सपा में शामिल हो गईं और वो बरेली टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। कई दिग्गजों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन चुनावी दौर अभी चलता रहेगा। यूपी में अभी 5 दौर का मतदान और होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार पूरी तेजी से चल रहा है। अभी सभी दलों की नजरें तीसरे चरण के चुनाव पर टिक गई हैं। तो तीसरे चरण में मध्य यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव होगा, जहां सपा चीफ अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की सीट भी शामिल है। तो आज चुनाव प्रचार में उतरे कौन कौन से दिग्गज, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होने वाला है। अब सभी सियासी दल तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सियासी पार्टियां अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जनता से संवाद कर रहे हैं। यूपी का सियासी पारा और चढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद में थे, जहां से उन्होंने एक बार फिर 2022 में बदलाव होगा, बीजेपी का सफाया होगा नारा देते हुए अपनी जीत का दावा किया और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आप लोगों को खाद तक नहीं दिला पाई, बोरी में भी 5 किलो की चोरी, ना रोजगार ना नौकरी। बीजेपी वाले कहते हैं कि माफिया राज आ जाएगा, पंचायत चुनाव को किसने लूटा, आपके बगल में हाथरस है, बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। कासगंज में नौजवान की हिरासत में जान चली गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं। अखिलेश यादव बीजेपी की नाकामियों को उजागर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, तो बीएसपी चीफ मायावती भी बीजेपी की घेराबंदी में जुटी है। मायावती ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि कर्ज में डूबे घुटन का जीवन जीने को मजबूर किसान द्वारा जान देने की खबरें विचलित करती है, किंतु अब बेरोजगार युवाओं द्वारा भी खुद की जान लेने की विवशता ने राष्ट्रीय चिंता, बेचैनी और आक्रोश को और बढ़ा दिया है। फिर भी विकास और इंडिया शाइनिंग जैसे बीजेपी का वादा कितना सही। बीजेपी की ओर से संसद में भी बेरोजगारी की समस्या से इनकार करना इनकी ये गलत और अहंकारी सोच नहीं है तो क्या है? कौन युवा बेरोजगारी का ताना और अपमान सहना चाहता है? बीजेपी के लोग अपनी संकीर्ण सोच और मानसिकता को त्यागें, तभी देश का कुछ भला संभव। अखिलेश और मायावती ने योगी सरकार पर सवाल उठाए तो योगी आदित्यनाथ ने हिजाब का मामला उठा दिया। इस मामले में ओवैसी के बयान का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को गजवा और हिंद बनाने का सपना देखने वालों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। यानी बीजेपी यूपी में ध्रुवीकरण के दांव ही आजमाती दिख रही है, तो पंजाब में पार्टी विकास और सुरक्षा की बात कर रही है। पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में क्या पंजाब सुरक्षित रह सकता है? जो आदमी देश के प्रधानमंत्री का रूट सुरक्षित नहीं रख सकता, वो पंजाब को कैसे सुरक्षित रख सकता है? जबकि केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब को नशा से मुक्त करेंगे। अरे ओ केजरीवाल जी, पूरे दिल्ली को शराब में डुबोने के बाद आप पंजाब में आकर कहते हैं कि हम नशे से मुक्त करेंगे। क्या ये पंजाब को नशा मुक्त कर सकते हैं? चुनावी जंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन कौन किस पर कितना हावी होता है और कौन एक दूसरे को सत्ता की कुर्सी से उतार कर खुद बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चुनाव प्रचार में नेताओं की भाषा तीखी होती जा रही है। कहीं कहीं तो भाषा की मर्यादाएं भी टूट रही हैं। खास तौर पर उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, उससे उनकी बौखलाहट ही सामने आते दिख रही है। पहले असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और अब प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा, उससे पूरे उत्तराखंड में बवाल मच गया है। उत्तराखंड में कल मतदान होगा और चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आज दिन भर चर्चाओं में बना रहा। देहरादून में रायपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उमेश शर्मा काऊ के प्रचार में पहुंचे अमित शाह ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको उनकी पार्टी क्या जिम्मेदारी देने वाली है, ये तय नहीं कर पा रही है। कभी कहा गया हरीश रावत को टिकट दिया जाएगा, कभी संशय बना रहा। उनकी स्थिति तो धोबी का घर का ना घाट का वाली हो गई है। अमित शाह ने कुत्ता शब्द तो नहीं बोला, लेकिन रैली में उपस्थित लोग समझ गए कि अमित शाह हरीश रावत को क्या कहना चाह रहे हैं। इससे पहले असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के जन्म को लेकर अमर्यादित बयान दिया था। शर्मा के बयान पर पहले से ही घिरी बीजेपी अब अमित शाह के बयान से और मुश्किल में फंस गई है। शाह के बयान का जवाब देते हुए पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। रावत ने ट्वीट किया, एक उत्तराखंडी को गाली देने का क्या मतलब है?
अमित शाह जी, आपके इन शब्दों ने उत्तराखंडियों के प्रति भाजपा की निकृष्ट सोच को प्रदर्शित कर दिया है। मैं भगवान भैरव का भक्त हूँ। उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की रक्षा के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडियत। अपने ट्वीट के साथ हरीश रावत ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं, वो मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर लठ बरसा रहे हैं। अमित शाह ने मेरे घर की सभा में कह दिया, धोबी का घर का ना घाट का, केवल कुत्ता नहीं कहा। कुत्ता तो भैरव का अंश माना जाता है, लेकिन मैं उनकी नजर में कुत्ता हूँ तो भी उत्तराखंड का ही हूँ ना। बोलूंगा तो उत्तराखंड के लिए ही, उनकी नजर में भौंकूंगा तो उत्तराखंड के लिए। लेकिन याद रखिए, अगर उत्तराखंड के हितों में चोट पहुंचेगी तो मैं भौंकने के साथ काटूंगा भी। सोशल मीडिया पर भी अमित शाह की टिप्पणी को लेकर उन्हें दिन भर घेरा गया। पहले राहुल गांधी के जन्म को लेकर सवाल और अब हरीश रावत पर टिप्पणी। बीजेपी नेता यही नहीं रुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि गांधी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। योगी ने तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच विवाद तक की बात कह दी। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने योगी को जवाब दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और विरोधियों का जमकर सामना भी कर रही है। ऐसे में प्रियंका ने यूपी के सीएम योगी के एक बयान का पलटवार किया है। प्रियंका ने सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि योगी सरकार जानने वाली है, बीजेपी नेताओं में आपस में टकराव है। योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच टकराव है, जबकि मैं तो अपने भाई राहुल गांधी के लिए जान तक कुर्बान कर सकती हूं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए दोनों भाई बहनों के बीच आपसी विवाद की बात कही, जिस पर अब प्रियंका का पलटवार आया है। योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा। योगी आदित्यनाथ के मन में विवाद है। लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से वो कह रहे हैं। यानी प्रियंका गांधी के बयान से साफ है कि प्रियंका ने सीएम योगी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। इससे पहले योगी के ट्वीट पर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट कर कहा था कि गलती इनकी नहीं है, उत्तर प्रदेश के बहनों भाइयों। पहले चरण का झटका गहरा लगा है, असर 10 मार्च तक रहेगा। ऐसी अलल बलल बातें करते रहे तो इन्हें माफ कर देना। हालांकि चुनावों के चलते इस तरह की बयानबाजी होना आम बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आते ही बीजेपी की तरफ से उल जलूल बयान आना तेज हो गया है। मैं अपने भाई के लिए जान भी दे सकती हूँ। विवाद हमारे बीच नहीं, बीजेपी में है। प्रियंका के तेवरों से साफ लग रहा है कि आगे से बीजेपी नेता इस तरह की विवादित टिप्पणी से बचेंगे। लेकिन इस समय जो विवाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है छात्राओं के हिजाब को लेकर। मामला क्लासरूम से निकलकर कोर्ट रूम तक पहुंच गया है। कल यानी 14 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर कमजोर होने के बाद देश भर में स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं तो कर्नाटक में बंद किए जा रहे हैं, और ये सब हो रहा है कॉलेज के क्लासरूम में प्रवेश को लेकर शुरू हुए एक विवाद के चलते। कर्नाटक के कुछ कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई है, लेकिन ये मामला कर्नाटक के साथ साथ अब पूरे देश में सुलग उठा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में 14 फरवरी को सुनवाई होगी। विवाद के बीच सप्ताह भर से अधिक समय राज्य में स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर याचिका दायर की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पहले कर्नाटक हाई कोर्ट को सुनवाई करने दी जाए। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम जरूर हस्तक्षेप करेंगे। कोर्ट में स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर भी याचिकाएं दायर की गई है। इस बीच AIMIM सांसद ओवैसी ने हिजाब के समर्थन में कहा कि अगर बेटियां हिजाब पहनने का फैसला करती हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बेटियां हिजाब नकाब पहनकर कॉलेज भी जाएंगी, कलेक्टर भी बनेगी, बिजनेसमैन भी बनेगी और एक दिन इस देश में हिजाब पहनने वाली एक बच्ची प्रधानमंत्री भी बनेगी। दूसरी ओर कर्नाटक के उडुपी से बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट को इसके पीछे विदेशी साजिश दिखाई दे रही है। उन्होंने इस विवाद की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA से कराने की मांग की है। बीजेपी विधायक का दावा है कि पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी देश इसका विरोध नहीं कर रहा है।
इस बीच पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार की रणनीति पर ही सवाल उठा दिए हैं। महबूबा ने कहा है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश कर रही है। वो लोग सिर्फ हिजाब पर ही नहीं रुकेंगे, बीजेपी की रणनीति इसके आगे भी जाने की है। कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, खासतौर पर भगवा ब्रिगेड की, क्योंकि कल जब कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी तो दूसरी ओर गोवा, उत्तराखंड और यूपी में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग चल रही होगी। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सत्ता मुश्किल में दिख रही है। वैसे मुश्किल बीजेपी की त्रिपुरा में भी बढ़ती दिख रही है। यहाँ चुनाव होने में तो 1 साल है, लेकिन क्या बीजेपी सरकार तब तक बची रहेगी? देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जिनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जहां पर पहले ही सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के आरोपों से घिरी हुई है, जिसका असर चुनावों में देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच एक अन्य राज्य में भी बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगना शुरू हो गए हैं, जहां अभी चुनाव होने में तो वक्त है, लेकिन चुनावों के बीच में पार्टी के ऊपर लग रहे इस तरह के आरोपों से उसे चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये आरोप लग रहे हैं त्रिपुरा में। दरअसल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के 4 साल के शासन के दौरान कम से कम 23 माकपा सदस्यों और समर्थकों की जान चली गई है, लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस ने कई मामलों में उल्टे पीड़ितों के खिलाफ ही कार्रवाई की। त्रिपुरा माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अब कानून का शासन नहीं रहा। माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य जितेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि पुलिस का एक वर्ग भाजपा समर्थित अपराधियों को पनाह दे रहा है। पुलिस और अपराधियों के बीच साठगांठ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे त्रिपुरा में पूरी तरह अराजकता फैल गई है। वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरा में बीजेपी की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा के पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि कई और लोग भी बीजेपी छोड़ने का मन बना चुके हैं। ऐसे में पार्टी अंतर्कलह से भी जूझ रही है। वहीं इस तरह के आरोपों के बाद बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले की। मोदी राज में बैंकों का हाल बेहाल हो रहा है। ना तो उनका विकास हो पा रहा है, ना ही सही तरीके से काम चल पा रहा है, बल्कि अब तो उद्योगपति सरकार को ठेंगा दिखाकर जमकर बैंकों का पैसा लूट रहे हैं और वो मूक दर्शक बनकर देख रही है। यहाँ तक कि अब तो बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला भी सामने आ गया है, जिसे लेकर विपक्ष केंद्र को आड़े हाथों ले रहा है। साथ ही पीएम मोदी के वादों पर तंज कस रहा है। पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभालते वक्त जनता से वादा किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उनके राज में आज लोग खा भी रहे हैं और देश छोड़कर भाग भी रहे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी ने इस कदर बैंकों का पैसा लूटा कि उस नुकसान से वो अब तक उभर नहीं पाए हैं। वहीं अब सरकार के राज में बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। सीबीआई ने एसबीआई की शिकायत पर जहाज निर्माण कंपनी एवीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ऋषि अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। कंपनी और उसके निदेशकों पर एसबीआई के नेतृत्व वाले 28 बैंकों के समूह से 22,842 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। गुजरात के दहेज और सूरत में एबीजी समूह की ये शिपयार्ड कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम करती है। अब तक ये कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि एबीजी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को कथित रूप से धोखा देने का आरोप है। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार घोटाला करने वाली 2 प्रमुख कंपनियों के नाम एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हैं। दोनों कंपनियां एक ही समूह की हैं। कंपनियों पर आरोप है कि घोटाले किए गए पैसे को विदेश में भेजकर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई। इस घोटाले को देश में बैंकिंग इतिहास तक का सबसे बड़ा घोटाला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। इसे लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी मॉडल लूटो और भगाओ। 3 तथ्य देश के सामने हैं। मोदी सरकार के 7 साल में 53,50,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए। 8,17,000 करोड़ देश की जनता ने बैंकों ने बट्टे खाते में डुबाए। 21 लाख करोड़ बैंकों के एनपीए में इजाफा हुआ। लूटो भगाओ, बैंक लुटवाओ। अब जब बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा तो भला विपक्ष कैसे शांत बैठेगा? ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या उद्योगपतियों का साथ दे रही है सरकार? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।